अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्प्रिंग 2016 का आईकेप का एक पास पेपर क्वेश्चन नंबर 4 है स्प्रिंग 2016 का, और इसमें हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है गैलेक्सी इंटरप्राइजेस GE मेंटेन्स अ बैंक बुक with Z Bank Limited. Following information pertains to the bank account for the month of January 2016. Balance as at 31st of January 2016, बैंक बुक और बैंक स्टेटमेंट दोनों में डिफरेंस है और ये बड़ी कॉमन सी बात है। ठीक है, दोनों जो है वो चीज़ें रिकनसाइल नहीं हुआ करती हैं और फिर हम इनको रिकनसाइल करने के लिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं और रेलेवेंट काम किया करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है अदर इंफॉर्मेशन फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग चेक्स एज एट 31st ऑफ जनवरी 2016। जितने भी आउटस्टैंडिंग चेक्स होते हैं वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर जो चेक्स दिए हुए आउटस्टैंडिंग उसमें से चेक नंबर 111 है 14 जुलाई 2015 को। ये मैंने जो है वो किसी को पे किया होगा और 2.5 लाख रुपए का अमाउंट था। इसी तरह से 444 है 23 नवंबर 2015 अमाउंट है। 666 है 15 दिसंबर 2015 अमाउंट है, और सो ऑन। ठीक है, सवाल लिखते हैं रिव्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग चेक्स रिवील्ड दैट इनकरेक्ट पेईज नेम वाज मेंशन्ड ऑन चेक नंबर 666। जो आपका चेक नंबर 666 है, जो आपका चेक नंबर 666 है, उस पे पेई का नाम जो है ना वो गलत लिखा हुआ था। और अगर नाम गलत लिखा हुआ होता है तो बैंक में जो है वो चेक जो है इन कैश नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि एक चेक पर आप कह लो कि गलती है और किसी भी तरह की अगर चेक आप लिख रहे हो उस पर गलती कर दो तो उसकी वजह से आपका चेक जो है वो इन कैश ना हो, ऐसा हो सकता है। फिर लिखा हुआ है चेक नंबर 777 वॉज इशूड टू रिप्लेस चेक नंबर 666। मैंने 666 पहले इशू किया था लेकिन उसमें नाम की गलती थी, तो जिस बंदे को इशू किया था उसको मैंने 777 ये नया चेक इशू किया बाद में। ठीक है, जाहिर है वो बंदा आया होगा मेरे पास कि भाई चेक पे सही नाम नहीं है, तो मैंने वो चेक रख लिया और उसको जो है वो चेक नंबर 777 इशू कर दिया। द डिफरेंस ऑफ 45,000 रिप्रेजेंट्स पेमेंट अगेंस्ट अनदर इनवॉइस। तो सर इन दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस आ रहा है 45,000 का, ये क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि शायद पहले इस बंदे को 4,55,000 पे करने थे, अब 5 लाख रुपए पे करने हैं। बीच में कोई ट्रांजैक्शन और भी हुई होगी जिसकी मुझे मजीद पेमेंट करनी होगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद और चीज़ें हैं। कहता है चेक्स आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 months आर नॉट ऑनर्ड बाई बैंक्स। ये एक बड़ी कॉमन सी बात है। अगर कोई चेक आपके पास हो या आपने किसी को चेक दिया हुआ हो, मिसाल के तौर पे आपने किसी से चेक रिसीव किया और 6 महीने आपके पास वो चेक पड़ा रहा, बैंक में जाते हो और पैसे नहीं निकालते हो, 6 महीने तक उस चेक को इस्तेमाल नहीं करते हो, तो फिर बैंक उसको ऑनर नहीं करता, यानी कि बैंक उसको कैश नहीं करता। ठीक है, फिर लिखा है डिटेल्स ऑफ अनक्लियर्ड चेक्स एज एट 31st ऑफ जनवरी 2016 आर एज फॉलोज। कुछ अनक्लियर्ड चेक्स हैं जीटा एंटरप्राइजेस, XYZ ट्रेडर्स, ABC एंड कंपनी, वेरियस कस्टमर्स। ये अनक्लियर्ड है, यानी कि ये पैसे अभी तक मेरे बैंक अकाउंट में ऐड नहीं हुए। चेक नंबर 1XX, चेक नंबर 1XX वॉज डिसऑनर्ड ऑन 28 जनवरी 2016। ये चेक मैंने बैंक में जमा करवाया होगा लेकिन डिसऑनर हो गया, सामने वाले के अकाउंट में प्रोबेबली पैसे नहीं होंगे, या बैंक ने बोल दिया कि इस चेक पे कोई गलती है और मुझे वापस कर दिया। Check number 2XX was mistakenly credited by the bank to another party.
2xx चेक जो है वो क्रेडिट तो कर दिया बैंक ने, लेकिन गलती से बैंक ने किसी और के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब ये बैंक के पार्ट पर एक गलती है ना। जी's अकाउंट वॉज हाउएवर क्रेडिटेड ऑन 8 Feb 2016। जीई यानी कि कंपनी ने अपने अकाउंट को 8 फरवरी 2016 वाले दिन क्रेडिट कर दिया था। ठीक है, अच्छा जी। और लिखता है अ डेबिट ऑफ 135,000 इज अपियरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट ऑफ जनवरी 2016। जनवरी 2016 का एक डेबिट नज़र आ रहा है 1,35,000 रुपये का। इट रिप्रेजेंट्स रिवर्सल ऑफ अ क्रेडिट गिवन इन December 2015 अगेंस्ट अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 1 March 2016 विच वॉज मिस्टेकनली डिपॉजिटेड बाई GE। वापस से पढ़ते हैं। अ डेबिट ऑफ 135,000 रुपीज़ इज अपियरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट ऑफ जनवरी। जनवरी के बैंक स्टेटमेंट में डेबिट साइड पर 1,35,000 रुपये लिखे हुए आ रहे हैं। जनवरी के बैंक स्टेटमेंट में डेबिट साइड पर 1,35,000 रुपये लिखे हुए आ रहे हैं। ठीक है, और डेबिट साइड पर 1,35,000 रुपये जनवरी में लिखे हुए आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि बैंक जो है वो मेरे बैंक बैलेंस को कम कर रहा है। इट रिप्रेजेंट्स रिवर्सल, ये एक रिवर्सल की एंट्री है ऑफ अ क्रेडिट गिवन इन December 2015। ये बैंक ने जो है ना इसलिए किया है ताकि एक क्रेडिट जो बैंक ने दिसंबर 2015 में आपके अकाउंट में किया था उसको रिवर्स कर दे बैंक। मैं वापस से रिपीट करूंगा। इट रिप्रेजेंट्स रिवर्सल ऑफ अ क्रेडिट गिवन इन December 2015। दिसंबर 2015 में बैंक ने कोई चीज़ आपके अकाउंट में क्रेडिट करी थी और ये उसका रिवर्सल शो कर रहा है। ये उसका रिवर्सल शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि बैंक ने पहले दिसंबर 2015 में आपके बैंक अकाउंट में कोई चीज़ ऐड कर दी थी और अब बैंक जो है वो इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है। अगेंस्ट अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 1 March 2016 विच वॉज मिस्टेकनली डिपॉजिटेड बाई GE। और ये सारी कहानी हुई क्यों है? क्योंकि एक पोस्ट डेटेड चेक था जो मैंने बैंक में जाकर जमा करवा दिया। देखो मेरे पास, मैं अगर GE हूँ, मैं एक कंपनी हूँ, मेरे पास एक चेक था जिस पे 1 मार्च 2016 की डेट लिखी थी। ठीक है, मैं अगर GE हूँ तो मेरे पास एक चेक था जिस पे 1 मार्च 2016 की डेट लिखी हुई थी। 1 मार्च 2016 की डेट लिखी हुई थी। 1 मार्च 2016 को मुझे बैंक में जाकर वो चेक जमा करवाना था। उससे पहले जमा करवाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा बिकॉज बैंक उसको मेरे अकाउंट में ऐड नहीं करेगा बिकॉज उस चेक पे डेट लिखी हुई है 1 मार्च। अगर चेक पे 1 मार्च 2016 की डेट लिखी हुई है तो मुझे 1 मार्च 2016 या उसके बाद बैंक जाना चाहिए और बैंक में वो चेक जो है वो ऐड करना चाहिए और बैंक जो है वो मेरे अकाउंट में पैसे ऐड कर देता है। लेकिन मैं गलती से कब चला गया? मैं इंसान हूँ ना, मैंने डेट नहीं पढ़ी। मैं दिसंबर में बैंक चला गया था, मैंने बैंक में जो है वो चेक एंटर कर दिया। अच्छा, बैंक ने भी क्रेडिट कर दिया मेरा अकाउंट। बैंक ने बोला चलो अब इसको क्लियरिंग में डालेंगे, यानी कि चेक कर लेंगे कि सामने वाले के अकाउंट में पैसा है या नहीं है। जनवरी में बैंक को होश आया और बैंक ने बोला यार ये तो आप जो चेक लेकर आए थे उस पर तो 1 मार्च की डेट लिखी हुई है, तो हम तो आपके अकाउंट में जो पैसे ऐड किए थे वो वापस से रिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि हम आपके अकाउंट में पैसे ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इस चेक पे जो डेट लिखी हुई है वो तो आज के दिन की बात की लिखी हुई है। इस तरह की कहानी है। ठीक है, फिर 5 में लिखता है अ रिकनसाइलिंग आइटम ऑफ ₹9,000। अ रिकनसाइलिंग आइटम ऑफ ₹9,000 इज अपियरिंग इन द बैंक रिकनसिलियेशन स्टेटमेंट फ्रॉम दिसंबर की जो बैंक रिकनसिलियेशन स्टेटमेंट है उसमें कोई 9,000 रुपये का रिकनसाइलिंग आइटम आ रहा है, यानी कि बैंक रिकनसिलियेशन स्टेटमेंट पर आ रहा है। It represents the difference between a check of 54,000 received from a customer and recorded by GE at 45,000। ये है क्यों? ये इसलिए है क्योंकि एक चेक आपने कस्टमर से रिसीव किया था जो कि 54,000 का था, लेकिन आपने उसको अपनी बुक्स में या GE ने अपनी बुक्स में उसको एज 45,000 रिकॉर्ड किया था। द एरर कुड नॉट बी आइडेंटिफाइड इन December 2015। तो सर बैंक रिकनसिलियेशन स्टेटमेंट पर आ क्यों रहा था? बैंक रिकनसिलियेशन स्टेटमेंट पर मैंने इसलिए लिख दिया था क्योंकि बैंक और मेरे बैलेंसेस के बीच में डिफरेंस आ रहा था और मुझे ये गलती मेरी अपनी पता नहीं चल रही थी। अगर एक चेक मेरे पास आया 54,000 का और बैंक में 54,000 ऐड हो रहे हैं, लेकिन मैं अपने पास 45,000 ऐड कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपने पास 9,000 रुपये मैंने कम डेबिट किए हुए हैं, तो 9,000 का डिफरेंस तो आएगा बैंक और मेरे बैलेंस में। लेकिन ये एरर, ये गलती
मुझे नज़र ही नहीं आई थी, इसलिए मैंने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पे लिख दी थी। अब मुझे शायद उसको सही करना होगा। 6 में लिखता है फॉलोइंग डेबिट एडवाइसेस डेटेड 29 जनवरी 2016 वे रिसीव्ड बाय जीई इन फेब 2016। डेबिट एडवाइसेस क्या होते हैं? बैंक ने मेरे अकाउंट को डेबिट किया होगा और साथ में रीजंस बताई होंगी, और 29 जनवरी को बैंक ने डेबिट किया था। क्यों डेबिट किया था? बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 8500, सिंपल सी चीज़ है, बैंक ने एक चार्जेस रिकॉर्ड कर लिए थे 8500 के। बैंक स्टेटमेंट आया तो मुझे पता चल गया। पेमेंट ऑफ ₹120,000 फॉर एनुअल सब्सक्रिप्शंस अगेंस्ट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, यानी कि सब्सक्रिप्शन के बैंक ने 1,20,000 रुपये मेरे पे किए थे। बैंक स्टेटमेंट आएगा तब जाकर मुझे पता चलेगा, उससे पहले मुझे पता नहीं चलेगा। ए पार्ट में बोलते हैं कंप्यूट दी करेक्टेड बैंक बुक बैलेंस एंड प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट द एरर्स इन दी बैंक बुक। बी में बोलता है प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2016। और ये एक टफ सवाल है मैं कहूँगा, ठीक है। इसमें हमें जो है वो मुख्तलिफ एंट्रीज जो है वो पास करनी पड़ेंगी और अच्छे से चीज़ों को समझना होगा। आसान चीज़ें अगर पहले हम कर लें, वैसे तो आप इसको आंसर से मैच कर और इसकी करेक्ट फॉर्मेटिंग देख लोगे। सबसे आसान चीज़ ये है, सबसे आसान चीज़ ये है कि भाई बैंक ने 2 बार मेरे अकाउंट को डेबिट किया है और मुझे बैंक स्टेटमेंट आता है, फिर उसका रीज़न पता चलता है। बैंक ने मेरे अकाउंट से बैंक चार्जेस 8,500 रुपये के डिडक्ट करे हुए थे। बैंक ने मेरे अकाउंट से सब्सक्रिप्शन के 1,20,000 रुपये पे किए हुए थे। तो ये 2 एंट्रीज जर्नल एंट्रीज जो हैं ये बड़ी सिंपल है। तो सबसे पहले अगर सिंपल सी जर्नल एंट्रीज मैं पास करूँ तो एक तो मेरे बैंक चार्जेस जो हैं, बैंक चार्जेस वो डेबिट हो रहे हैं 8,500 रुपये से, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन जो है वो डेबिट हो रहा है 1,20,000 रुपये से, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस डेबिट किए हैं और बैंक से पे हुए हैं, तो 128,500 रुपीज़ से इसको मैंने क्रेडिट किया। बैंक चार्जेस डेबिट 8,500, सब्सक्रिप्शन डेबिट 120,000 और बैंक अकाउंट क्रेडिट 128,500 रुपीज़, ठीक है। ये सबसे आसान तरीन चीज़ थी। अच्छा जी, चलते हैं हम वापस से अपने सवाल को। हमने एक बार रीड किया, मुश्किल सवाल है, दोबारा से हमें सारी चीज़ें देखनी होंगी और अब हमें अपनी एंट्रीज़ जो हैं वो पास करनी है। हम पहले डबल एंट्रीज़ पास कर लेते हैं, चाहे आप लोग भी रफ में डबल एंट्रीज़ पास कर लिया करो अगर एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट हो, और फिर जहाँ पर वो रिक्वायरमेंट आ रही हो उस जगह पर इसको सही कर लिया करो। देखो, अगर वापस से हम पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं तो पॉइंट नंबर 1 में ये जो 2,50,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग चेक है, इस पर डेट लिखी हुई है 14 जुलाई 2015 और अब आप कहाँ हो? अब आप हो 31 जनवरी 2016। क्या इस चेक को 6 महीने हो गए? यस, इस चेक को 6 महीने हो गए। 6 महीने पहले यानी कि 14 जुलाई को आपने एंट्री पास करी थी अकाउंट्स पेएबल डेबिट बैंक क्रेडिट, ऐसा ही है। अब जब उस बंदे ने 6 महीने तक पैसे आपके अकाउंट से नहीं निकाले हैं तो अब तो वो पैसे निकाल भी नहीं सकता, बैंक ही उस चेक को ऑनर नहीं करेगा। 6 महीने गुजर चुके हैं, तो आप एंट्री क्या पास करोगे? आप इसके लिए एंट्री पास करोगे बैंक डेबिट 2,50,000 रुपये, रिवर्सल करोगे ना। और अकाउंट्स पेएबल जो है, जो अकाउंट्स पेएबल है उसको आप क्रेडिट कर दोगे 2,50,000 रुपये, ठीक है भाई। ये आपकी पहली एंट्री पास होगी, बैंक डेबिट 2,50,000 रुपये, अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट 2,50,000 रुपये, सही है ना। क्योंकि ये चेक 6 महीने पुराना हो गया, 6 महीने बाद मैं अपनी एंट्री को रिवर्स कर देता हूँ। ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। अच्छा, दूसरा चेक नंबर 666 की बात अगर करें तो चेक नंबर 666 जो है उस पर गलत नाम लिखा हुआ था। गलत नाम लिखा हुआ चेक मैं किसी को अगर दे देता हूँ, वो बैंक जाता है और बैंक बोलता है यार इस पर गलत नाम है, हम आपके अकाउंट में पैसे ऐड नहीं कर सकते। और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि उसके बदले आपने 777 एक नया चेक भी इशू कर दिया था, तो नए चेक की एंट्री भी पास हुई होगी। अब पुराना चेक तो इनवैलिड हो गया ना, उसमें नाम गलत है, नाम गलत है, वो कैश हो नहीं सकता, यानी कि मैं उसकी भी रिवर्सल एंट्री पास कर दूंगा। बैंक डेबिट 455,000 और अकाउंट्स पेएबल्स को क्रेडिट कर दूंगा 455,000, ठीक है। सर 777 का क्या करेंगे भाई? वो तो इशू किया हुआ है ना, उसको क्यों रिवर्स कर रहे हो? वो इशू किया हुआ है, बंदा जाएगा कैश करवा लेगा, ख़त्म हो जाएगी बात, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, बाकी सारे डेट्स जो है ना वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी की हैं,
तो इसमें वो 6 महीने पुराना होने वाली कोई कहानी नहीं नज़र आ रही है। अच्छा, ऊपर कुछ एंट्रीज पास करी। अब यहाँ पर देखते हैं कि डिटेल्स ऑफ अनक्लियर्ड चेक्स एज एट 31 जनवरी 2016 आर एज फॉलोज। पहले चेक के बारे में लिखते हैं। पहला चेक जो है 1XX वॉज डिसऑनर्ड ऑन 28 जनवरी 2016। ये डिसऑनर हो गया। जीटा एंटरप्राइजेस ने मुझे चेक दिया था 1,40,000 का। जब चेक दिया होगा तो मैंने एंट्री पास करी होगी बैंक डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। लेकिन जब मैंने बैंक गया, मैं 28 जनवरी को बैंक पैसे लेने गया और बैंक ने बोला कि यार इस पे नाम गलत है, इस पे डेट गलत है, या जीटा वाले के अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। बैंक ने उस चेक को एंटरटेन नहीं किया तो मुझे रिवर्सल की एंट्री पास करनी पड़ेगी, यानी कि वापस से मैं अकाउंट्स रिसीवेबल्स को 1,40,000 से बढ़ाऊंगा या डेबिट करूंगा और बैंक को 1,40,000 रुपये से क्रेडिट करूंगा या कम कर दूंगा, बिकॉज जो एंट्री मैंने पहले पास की थी ओरिजिनली वो इनवैलिड हो गई। ठीक है, अगला लिखा हुआ है चेक नंबर 2XX, यानी कि 70,000 वाला, वॉज मिस्टेकली क्रेडिट बाय द बैंक टू अनदर पार्टी। अब ये देखो, ये गलती किसकी है? मेरी है? नहीं, ये गलती किसकी है? बैंक की है। तो अपडेटेड कैश बुक में तो मैं अपनी कैश बुक को अपडेट करता हूँ, अपने रिकॉर्ड्स को सही करता हूँ, अपने रिकॉर्ड्स को करेक्ट करता हूँ। अगर मेरे रिकॉर्ड्स में कोई गलती होती है उनकी करेक्शन होती है, और अगर मेरे रिकॉर्ड्स में कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुई होती है उनको रिकॉर्ड करता हूँ। ये तो गलती बैंक के पार्ट पे। जीस अकाउंट वॉज क्रेडिटेड ऑन 8 Feb 2016। ठीक है ना, तो ये जो 2XX है, ये जो गलती है ना, ये तो बैंक के पार्ट पर है, ये मेरे पार्ट पे थोड़ी है। तो आगे सर एक और बात ये जो लिखी हुई है, जीज अकाउंट वॉज हाउएवर क्रेडिटेड ऑन 8 Feb 2016, इसका मतलब ये है कि जब 8 फरवरी 2016 वाला दिन आया तो बैंक ने अपनी गलती भी सही कर दी थी। बैंक ने मेरे अकाउंट में पैसे ऐड करने थे ना इनिशियली लेकिन बैंक ने किसी और के अकाउंट में ऐड कर दिए। फिर 8 फरवरी को जब बैंक जो है वो चीज़ें देखने बैठा, बैंक को गलती समझ में आ गई, तो बैंक ने वो जो दूसरा कोई XYZ बंदा था उसके अकाउंट से पैसे निकालकर मेरे बैंक अकाउंट में डाल दिए, लेकिन 8 फरवरी को डाले, अभी नहीं डाले, 8 फरवरी को डाले। तो इसका मैं कुछ नहीं करूँगा। बाकी दोनों जो हैं वो वही अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। अ डेबिट ऑफ 135 इज अपीयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट ऑफ जनवरी 2016. It represents reversal of a credit given in December against a post-dated check of 1st March which was mistakenly deposited by GE. शुरू में मैंने इस ट्रांजैक्शन को डिटेल में डिस्कस किया, तो अब मैं इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, बस इसकी एंट्री पास कर दूंगा और इसकी एंट्री हो जाएगी अकाउंट्स रिसीवेबल्स डेबिट 1,35,000 और बैंक अकाउंट क्रेडिट 1,35,000, बस। ठीक है, क्योंकि आपने गलती से चेक दे दिया था, वो बैंक ने कैंसिल कर दिया, वो पोस्ट डेटेड चेक है, 1 मार्च 2016 से पहले पैसे आपके अकाउंट में ऐड नहीं हो सकते हैं, तो आप वापस से उसको रिवर्स आउट कर रहे हो। फिर 5 में लिखा हुआ है, रिकंसाइलिंग आइटम ऑफ 9,000 इज अपीयरिंग इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम डिसम्बर. इट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन अ चेक ऑफ 54,000 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर एंड रिकॉर्डेड बाई GE एट 45,000. आपने 54,000 से बैंक डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करना था, अगर आपने 45,000 से किया हुआ है तो अब 9,000 वाली एंट्री पास करोगे और आप बैंक को डेबिट करोगे 9,000 रुपये और आप अकाउंट्स रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर दोगे 9,000 रुपये। ये अब आप इसको करेक्ट आउट तो करोगे ना, ठीक है। और फिर डेबिट एडवाइसेस वाली एंट्री जो है वो मैंने पास कर ली है। तो हमारी इफेक्टिवली जो डबल एंट्रीज हुई, आप लोग सही से लिख लेना, ये 2, 3, उसके बाद ये 4 हो गया, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ठीक है, तो ये सारी एंट्रीज हो गई। पहली रिक्वायरमेंट थी कंप्यूट दी करेक्टेड बैंक बुक बैलेंस, सही वाला बैलेंस बैंक बुक का कैलकुलेट करो। अच्छा, मैं बहुत रफली कर रहा हूँ, आप आईकेप के सोल्यूशन से जो है वो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का ख्याल रखोगे। मेरे पास 856,000 का डेबिट बैलेंस है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और मैं वैसे आपने जब सवाल सॉल्व करना है तो सारी रीजंस लिखनी है, मैं जो है वो चीज़ें इग्नोर कर रहा हूँ। मैंने एक बार बैंक जो है वो 2.5 लाख से डेबिट किया है, जो डबल एंट्रीज है वही पार्ट्स करूँगा ना मैं, तो मेरे रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाएंगे। फिर बैंक मैंने 455,000 से डेबिट किया है। थोड़ा सा आप जो है आईकेप के आंसर का फॉर्मेट ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद अगली एंट्री क्या है, 1,40,000 से बैंक को क्रेडिट किया यानी कि माइनस। उसके बाद 1,35,000 से क्रेडिट और 9 से डेबिट।
1:35 से क्रेडिट और 9 से डेबिट, ठीक है। उसके बाद 128,500 से क्रेडिट। चलो नेट आंसर देख लो कितना आता है। 856, 250, 455 माइनस 140 माइनस 135 प्लस 9 माइनस 128.5, यह आता है आपका 1166,500, 1166,500, ठीक है। 1166,500 यह आपका करेक्टेड बैंक बुक बैलेंस है, सारी डबल एंट्रीज पास करने के बाद और अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के बाद अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस है, ठीक है। तो हमने अपना कंप्यूट दी करेक्टेड बैंक बुक बैलेंस एंड प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू करेक्ट दी एरर्स इन द बैंक बुक। 11 मार्क्स वाला पार्ट कर लिया है। डबल एंट्रीज भी आप जो है वो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग के साथ, डेट वगैरह के साथ, डेबिट क्रेडिट की हेडिंग्स के साथ लिख देना। पार्ट बी में क्या है, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक से स्टार्ट करते हैं, जो मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया 1166,500, ठीक है। इसमें हम ऐड कर देते हैं क्या, अनप्रेजेंटेड चेक्स, और लेस कर देते हैं क्या, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, और पहुंच कहाँ जाते हैं, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट पर। अच्छा, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है सवाल में, 1182,500, 1182,500, ठीक है। अच्छा, अब अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स की ये डिटेल्स थी, ठीक है ना। अनप्रेजेंटेड चेक्स में ये 79,000 आ गया, 455 नहीं आएगा, रिवर्सल हो गया, 250 नहीं आएगा, टाइम बार्ड हो गया, ये 500 आएगा, ये 1350,000 आएगा। आप लोग तमीज़ से सारी वर्किंग शो करना। मैं 79 प्लस 500 प्लस 1350 का एडिशन डायरेक्टली लिख देता हूँ, 1929,000, ठीक है ना, 1929,000। अच्छा, ये ऐड हो गया, और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स की ये डिटेल्स हैं। अच्छा, इसमें जो 1,40,000 है वो तो डिसऑनर हो गया था। अच्छा, 70 एक हो गया, ठीक है ना, 63 एक हो गया, 1780,000 एक हो गया, 1780 प्लस 63 प्लस 70 ये बन जाता है 1913। चलो भाई, 1913 यहाँ से हम माइनस करेंगे 1913,000। अब ज़रा चेक करना कितना है, 1166,500 प्लस 1929,000 माइनस 1913,000, और ये आपके आंसर से मैच कर रहा है। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, पहले तो आप आराम से इस वीडियो लेक्चर को 1-2 बार देखें, आराम से समझने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप ज़रूर मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।